तुम तो इस पे देना ध्यान, उस पे मत देना, हो गया ना। देखो तो 12th फिजिक्स के अंदर है के अंदर बोलना है, चुपचाप नहीं बैठना। 12th फिजिक्स में ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1, नाम है इसका हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टोटल मिलाकर के अपने 2 चैप्टर आएंगे, एक तो होगा चैप्टर नंबर 1 और एक होगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। पिछले साल के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये दोनों चैप्टर मिला के 7 नंबर के, दोनों मिला के कितने के, ये 4 का था और ये 7 का था। क्लियर है बात। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म आया था और इसमें से छोटे क्वेश्चंस भी थे पिछले साल के अकॉर्डिंग। इस साल देखेंगे आरबीएससी का क्या ब्लू प्रिंट रहता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। मतलब इन 2 चैप्टर्स के अंदर अपने को पढ़ना क्या है, ठीक बात। तो बात आती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्या है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक का नाम तो इलेक्ट्रो और दूसरे का नाम क्या है, स्टैटिक्स। क्लियर है यहाँ तक। ये इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है ये कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रॉन से आया है। और इलेक्ट्रॉन वर्ड जिस सेंस में यूज में लिया गया है वो सेंस क्या है, चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है एट रेस्ट, एट रेस्ट। क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मतलब इन 2 चैप्टर्स के अंदर हमें किसकी स्टडी करनी है, चार्ज की स्टडी करनी है, चार्ज के बिहेवियर की स्टडी करनी है, चार्जेस के इंटरेक्शन की स्टडी करनी है। बट कब करनी है, जब वो काई में होगा, रेस्ट में होगा, काई में होगा। क्लियर बात, ठीक है ना। 12th की मोस्ट ऑफ द फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो 12th की मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के अंदर अपने को चार्ज की ही स्टडी करनी है, काई की स्टडी करनी, चार्ज की ही स्टडी करनी है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। जैसे इसके बाद जैसे ही अपन चैप्टर नंबर 3 में एंट्री मारेंगे तो वहां पे भी स्टडी चार्ज की ही करेंगे, बट वो कब करेंगे, जब वो मोशन में होगा, कब करेंगे, जब वो। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो 12th की मोस्ट ऑफ द फिजिक्स में अपने को क्या पढ़ना है, चार्ज ही पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। उनमें फर्स्ट 2 चैप्टर जिस ब्रांच से आते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर हमें चार्ज को ही पढ़ना है, चार्ज के इंटरेक्शंस को ही पढ़ना है, चार्ज के बिहेवियर्स को ही पढ़ना है, चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करता है उन्हीं को पढ़ना है। पर कब पढ़ना है, जब वो रेस्ट में है, कब पढ़ना है, जब वो। क्लियर बात है ना। तो कोई अगर पूछे अभी यहाँ से जाने के बाद क्या पढ़ गया है तो क्या बोलोगे, बोला फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज की स्टडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज की स्टडी व्हेन इट इज एट। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। और जितना बोलूँ उतना ही याद रखना है, पढ़ाने में खूब सारा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। बाकी बोर्ड एग्जाम में क्या क्या अपने काम की चीजें आती है उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे, जो मैं बोलूँ वो याद करना है, ठीक है ना। डेली तुम्हारा यहाँ आओगे तो पढ़ाने के बाद 15 मिनट का टेस्ट होगा, उसमें मैं आज ही बता दूंगा कल क्या क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। समझ में आती बात। तो वो तुम्हारा तैयार होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ये अपने चैप्टर का नाम है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले इसके अंदर चार्ज के बारे में बात करते हैं, चार्ज क्या है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल क्यू, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू से, ठीक है ना। तो चार्ज होता क्या है, क्लियर है। तो चार्ज बेसिकली क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्या की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मटेरियल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है, जैसे मटेरियल के पास मास नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है,
इस मास नाम की प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल क्या करता था, अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता था। क्या बनाता था? क्लियर है? तो ठीक उसी तरीके से चार्ज नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, कौन से नाम की प्रॉपर्टी होती है? चार्ज नाम की जो प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर होती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल क्या करता है, अपने अराउंड जो माहौल बनाता है, अपने अराउंड जो माहौल बनाता है, वो दो तरह के माहौल ये बना सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला भी बना सकता है, और कभी कभी दोनों बनाता है। क्लियर है बात? ये आगे अपन देखेंगे, जब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे तब देखेंगे कि वो कब कौन सा माहौल बनाता है। ठीक है ना? तो बेसिकली चार्ज क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो क्या करता है, माहौल बनाता है अपने अराउंड। कौन कौन सा माहौल? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, या मैग्नेटिक फील्ड वाला, या कभी कभी दोनों बनाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ, एंड फील्ड्स ऑल्सो। ठीक है ना? अरे क्लियर है क्या बात? या ऐसे ही बोल सकते हैं कि चार्ज वो एक प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहें, हम बोल पाते हैं, हम क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो ये बोलना हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। इस बोलने की वजह से हम क्या कर पाते हैं, दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। क्लियर है बात? हमारा सॉफ्ट बिहेवियर, ये हमारी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से चार्ज जो है ना, ये क्या है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, कोई मटेरियल जो है ना, वो सामने वाले के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्लियर है? जैसे इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल जो अपन ने किया हुआ होता है, जैसे प्लास्टिक के स्केल को अगर अपन बालों से रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो बालों से रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास अगर उसको लेके जाते हैं, तो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, उससे चिपक जाते हैं। ये कागज के टुकड़ों का प्लास्टिक के स्केल से चिपकना क्या है, कि प्लास्टिक की स्केल ने क्या किया, कागज के टुकड़ों के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किया और उनको चिपका लिया, और उनको, पर ये वो कब कर पाया, जब हमने रगड़ा। रगड़ने से क्या हुआ, ये चार्ज नाम की प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो गई, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी डेवलप हुई, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन सामने वाले से किया। क्लियर है बात? तो चार्ज की क्या डेफिनेशन है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल क्या करने के काबिल हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करने के काबिल हो जाता है। या मैं कहूँ कि चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाला माहौल बनाता है। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है, चलो। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। है के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है ना? तो बात आती है अब हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस, या टाइप्स ऑफ चार्ज। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। इस बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये बताया कि नेचर के अंदर दो टाइप के चार्ज होते हैं। नेचर के अंदर कितने टाइप के चार्ज होते हैं? दो टाइप के जो चार्ज है वो होते हैं। ठीक है ना? और इन चार्जेस के ऊपर जब उसने और स्टडी की, तो फिर इनका नाम रखा, एक का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज, एक का नाम क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे का नाम क्या रखा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? फिलहाल प्लस माइनस सुन करके अपने को ये फीलिंग आनी चाहिए कि बोथ आर अपोजिट इन नेचर, बोथ आर अपोजिट इन, बोथ आर अपोजिट इन, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, गेट बंद कर दे। बोथ आर अपोजिट इन, कोई दिक्कत? ठीक है। तो चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्लियर है बात? नाम सुन करके क्या फीलिंग आती है? बोथ आर अपोजिट इन नेचर। दोनों का बिहेवियर, दोनों का इंटरेक्शन, दोनों का व्यवहार, दोनों का बोलना चलना एक दूसरे की क्या है, एकदम अपोजिट। एक दूसरे की क्या है, एकदम अपोजिट। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक। अब इसके बाद यहां से आता है जिसका कल तुम्हारे पास टेस्ट होगा। ठीक है ना? और वो है यूनिट्स ऑफ चार्ज। क्या है? यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है ना? यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में अपन बात करते हैं। और ये कल जो टेस्ट होगा तुम्हारा 15 मिनट का, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको तुम्हें तैयार करना है। ठीक है ना? तो बात करते हैं अपन चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में। कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। तो बेटा चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो एक साइंटिस्ट है कूलाम।
उसके ऊपर रखी गई है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक चैप्टर में गुलाम ने भी अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया है, इसलिए उसको थोड़ा प्राइड देने के लिए अपन ने चार्ज की यूनिट क्या रखी है, गुलाम। और इसको एब्रीविएट करते हैं अपन कहीं से, सी से। कहीं से एब्रीविएट करते हैं, सी से। क्लियर है बात? तो बोलो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है? क्लियर है बात? चार्ज की अगर अपन सीजीएस यूनिट की बात करें, कौन सी यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की दो यूनिट है। सीजीएस सिस्टम के अंदर कितनी है, दो। रुके हुए चार्ज के लिए अलग है, स्टेशनरी चार्ज के लिए अलग है, और मूविंग चार्ज के लिए अलग है, ठीक है ना। तो फॉर स्टेशनरी चार्ज, फॉर स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज के लिए चार्ज की यूनिट रखी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेशनरी चार्ज के लिए क्या रखी गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ये होती है हमारे पास स्टेट कूलम। क्या होती है, स्टेट कूलम। या फिर साइंटिस्ट फ्रैंकलिन को प्राइड देने के लिए रखी गई है फ्रैंकलिन। क्या रखी गई है? क्लियर है बात? तो बोलो सीजीएस सिस्टम में कितनी यूनिट्स है, दो। स्टेशनरी चार्ज के लिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है, स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। तो या तो कभी डायरेक्ट यही आ जाएगी, या ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। अरे क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें फोर मूविंग चार्ज, चलते हुए चार्ज के लिए। किसके लिए? फॉर मूविंग चार्ज। ये चलता हुआ चार्ज कहाँ काम आएगा हमारे चैप्टर नंबर 3 में, 4 में आगे, ठीक है ना। 1 2 के बाद हमारा चार्ज क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, ठीक है ना। तो वहां पे जब भी हम सीजीएस सिस्टम के अंदर खेलेंगे, इसके अंदर खेलेंगे भाई, हो सकता है कभी एग्जाम, जनरली तो अपन फिजिक्स में एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम के अंदर ही करते हैं काम, ठीक है ना। बट अगर मान लो उसकी इच्छा हो जाए कि नहीं तो सीजीएस में बता इसका क्या होगा, टाइम में बता। क्लियर बात? तो सीजीएस में अगर अपने को खेलना पड़े और अपने को पता चले कि हमारा चार्ज तो मोशन में है, कहीं में। क्लियर बात? तो फिर वहां पे अपन मूविंग चार्ज के लिए सीजीएस यूनिट बनाई गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो, क्लियर बात? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है एब कूलम, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं बट एब्सोल्यूट कूलम। क्या बोलते हैं? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। देखो अब इसके बाद बात करते हैं अपन कहीं के बारे में, चार्ज जो है इसकी कौन सी यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में अपन बात करें। कौन सी यूनिट? प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है ना। जो तुम्हारे निकल के आई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा, वो होती है फेराडे। क्या होती है चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट? फेराडे। क्या होती है? क्लियर है बात? अदर यूनिट्स की अगर अपन बात करें, अदर यूनिट्स, ठीक है ना। तो याद करो 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, ठीक है ना। तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, आई इंटू टी। क्लियर है? अब आई के लिए लिखूं मैं एम्पियर, और टाइम के लिए लिखूं सेकंड। तो एक यूनिट क्या भी बन जाएगी इसकी, एम्पियर इंटू सेकंड। क्लियर है बात? अच्छा अगर आई के लिए लिखूं एम्पियर और टाइम के लिए लिखूं हार, क्या लिखूं, तो एक यूनिट क्या भी बन जाएगी इसकी, एम्पियर इंटू हार। और ये एम्पियर इंटू हार जनरली तुमने सुना होगा, जब मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो बोलते हैं ना उसमें कि यार इसकी बैटरी जो है 10,000 mAh की है। पावर बैंक वगैरह खरीदते हैं तो होता है ना, ये mAh क्या होता है, बैटरी की, भाई जो अपनी बैटरी होती है या पावर बैंक होती है, उसके अंदर क्या स्टोर करके रखते हैं अपने, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो किस में होती है, वो चार्जेस के अंदर स्टोर होती है। क्लियर है बात? तो वो बैटरी की कैपेसिटी को बताता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। जितने ज़्यादा mAh की बैटरी होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी कम टाइम में चार्ज करने पे भी वो क्या करेगी, ज़्यादा टाइम तक चलेगी, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट अपन बात करें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इसके अंदर अपन वो ज़्यादा बड़े बड़े चार्जेस के साथ डील नहीं करते। क्लियर बात? क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन में इतने बड़े चार्जेस अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अभी आगे चल के अपन बात करेंगे, अगर किसी पे एक गुलाम चार्ज अगर आप इकट्ठा करते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ सैकड़ों साल लग जाते हैं तब जाकर के एक गुलाम चार्ज इकट्ठा हो पाए। याद करो स्कूल में क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, है ना। उसमें 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या किए जा रहे थे, ट्रांसफर किए जा रहे थे, तो भी बॉडी को एक गुलाम चार्ज देने में 200 साल लग रहे थे। कितने? क्लियर है बात? तो स्टैटिक सिचुएशन में इतने बड़े बड़े चार्जेस नहीं होते, ठीक है ना। तो अदर
अगर अपन स्मॉल यूनिट्स की बात करें, क्या की बात करें, चार्ज की अगर स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो चार्ज की स्मॉल यूनिट्स होती है हमारे पास मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम, पीको कुलाम एटसेट्रा। ये क्या है हमारी चार्ज की स्मॉल यूनिट्स। क्या है चार्ज की, अब एक बार बोलो बोलो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम में कितनी यूनिट है, स्टेशनरी चार्ज के लिए ईएसयू, स्टेट गुलाम या फ्रैंकलिन, और मूविंग चार्ज के लिए ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो क्या है एब गुलाम। क्या है प्रैक्टिकल यूनिट क्या है फेराडे। अदर यूनिट्स में एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू हार। कहाँ से आया ये, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, इसलिए क्यू इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी। तो करंट की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट, करंट की यूनिट इंटू स्मॉल यूनिट्स में क्या है मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम और पीको कुलाम। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। अब बात करते हैं इन सब में रिलेशन क्या होते हैं, इन सब में रिलेशन की बात करते हैं है ना। तो देखो इन सब में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो बात करते हैं इनके में रिलेशंस क्या होता है, और वो रिलेशंस भी कल मैं पूछूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास है कि जो 1 कूलाम है इसके अंदर 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ठीक है। मतलब इतने सारे स्टैटिक यूनिट मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगी 1 कूलाम। क्या बनेगा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1 कूलाम और 1 ESU में बड़ा कौन है, तो वैसी बात है 1 कूलाम 1 ESU से बड़ा है। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बड़ा कि ग्राम बड़ा, किलोग्राम ओबियस सी बात है बड़ा है, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 कूलाम के अंदर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, या ऐसे बोल लो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 10 कूलाम होते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और कूलाम में कौन बड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बड़ी, क्योंकि इसका एक बैलेंस करने के लिए इसको कितने लगाने पड़ रहे हैं 10 लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो 1 कूलाम से क्या होती है हमारे पास बड़ी होती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 फेराडे। क्या आता है 1 फेराडे, 1 फेराडे के अंदर होते हैं 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम। एक बार नीट के अंदर आ चुका है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ था उसने, ऐसे लिखा हुआ था Na/E, ये नीट में आ चुका है एक बार कि 1 फेराडे इज इक्विवेलेंट टू Na/E। Na क्या होता है अवोगाद्रो नंबर। कौन सा नंबर, अवोगाद्रो नंबर को जब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अवोगाद्रो नंबर को जब इलेक्ट्रिक चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो इतना ही आता है। और ये किसके बराबर होता है, ये नोट करने वाली बात है। अरे क्लियर है क्या, तेरे बायोलॉजी में मैथ है, दोनों के मैथ है। हाँ देखो क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है जो 1 एम्पियर इंटू सेकंड होता है वो 1 कूलाम के बराबर होता है, और जो 1 एम्पियर इंटू हार होता है वो किसके बराबर होता है 3600 गुलाम। किसके बराबर होता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी यूनिट्स की उनकी बात करें तो 1 मिली गुलाम के अंदर 10⁻³ गुलाम होता है। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो जब भी मिली, जहाँ भी मिली और जैसे भी मिली 10⁻⁻3, ठीक है ना। 1 माइक्रो गुलाम के अंदर 10⁻⁻6 गुलाम होता है। 1 नैनो गुलाम के अंदर 10⁻1 पीको गुलाम के अंदर 10⁻12 गुलाम होता है। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 1 में व्हाट इज चार्ज, चार्ज के टाइप, क्लियर बात। चार्ज की यूनिट अपन ने देख ली, ठीक है। जितनी भी यूनिट्स थी उनमें क्या रिलेशन है वो अपन ने देख लिए। अब आते हैं अपन चार्ज की डायमेंशन के ऊपर, चार्ज की, क्लियर है। ये सब नोट्स में लिखे हुए हैं, कुछ भी नया नहीं है अभी, है ना। चलो डायमेंशन पे आने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है मान लो इस तरह का, इसका फोटो खींचना जब बोलूँ मैं। क्वेश्चन है कि फाइंड, क्वेश्चन में कहा गया आपसे फाइंड 1 EMU बाय 1 ESU, 1 EMU और 1 ESU पे क्या करो रेशो बताओ, ये क्या बताओ, ये रेशो कितना आएगा, क्लियर है। तो देखो ऊपर अलग यूनिट है,
मतलब है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, पर ऊपर वाली यूनिट अलग है और नीचे वाली अलग है। तो पहले क्या करो, रेशियो निकालना है तो सेम यूनिट में लाओ। तो मैं दोनों को कुलाम में ले आता हूँ, कहीं में ले आता हूँ, तो कुलाम में कैसे लाऊंगा देखना। मेरे को चाहिए 1 EMU बाई 1 ESU। तो EMU का कुलाम से क्या रिलेशन है, 1 EMU में होता है 10 कुलाम। कितने होते हैं? और ESU का गुलाम से क्या रिलेशन है, तो 1 गुलाम के अंदर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। तो यहाँ से 1 ESU में कितने गुलाम आ जाएंगे, 1/3 इंटू 10⁹ गुलाम। क्लियर है? तो मेरे को चाहिए 1 EMU बाय 1 ESU। तो 1 EMU का मतलब 10 गुलाम, और 1 ESU का मतलब 1/3 इंटू 10⁹ गुलाम से तो गुलाम गया। ये भाई कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया 10 इंटू 3 इंटू 10⁹ तो कितना आ गया 3 इंटू 10⁻10। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इसका फोटो ले लो। ठीक है, कर लोगे ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, चलो अब ये तुम जो अपना यहाँ वाले नोट्स बनाओ ना, उसमें ऐड कर लेना इनको, यहाँ वाला। ठीक है ना, वहाँ वाला जो है वो है, यहाँ जो नई बात होगी वो अपने को उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है ना, काफ़ी सारी नई बातें करूँगा यार, बहुत सारी। ठीक है ना, वहाँ तो 40-40 मिनट की क्लास होती है, तो उतना और लिखना है भी होता है। यहाँ लिखने की झंझट तो खत्म है ही सही, फोटो खींचो और घर पे जाके लिख लेना आराम। ठीक है ना, तो कई सारी नई नई बातें भी यहाँ पर करेंगे, है ना। सुनो, अब आगे की बात करें अपन, तो अब आते हैं इसकी डायमेंशन के ऊपर। क्या के ऊपर? डायमेंशन के ऊपर। तो बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो जो हमारा फंडामेंटल जो एसआई सिस्टम है, उसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। उसमें कहीं चार्ज का नाम नहीं है, उसमें कहीं चार्ज का नाम। और डायमेंशन का मतलब क्या होता है, चार्ज का नाम नहीं है, इसका मतलब चार्ज को डिराइव्ड माना गया। और डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि वो डिराइव्ड जो क्वांटिटी है वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, वो लिखो किन पे डिपेंड करती है, कैसे करती है। ठीक है ना, तो अपने को पता है करंट इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ से चार्ज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, चार्ज का डब्बा मतलब चार्ज का डायमेंशन इक्वल्स टू करंट का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डायमेंशन। ठीक है ना, तो चार्ज का डब्बा बोलो करंट की डायमेंशन ए और टाइम की डायमेंशन। तो चार्ज की डायमेंशन क्या बनी, AT। क्या बनी, या इसको A1T1 भी बोल सकते हो। A1T1 भी थोड़ा सा अगर जचा करके लिखा जाए तो जनरली MLT ऐसे लिखते हैं, बस इसमें M तो है ही नहीं, M0, L भी है ही नहीं, L0, T है और A है। अरे क्लियर है? पर अपने को तो ये रटनी है, ये कल पूछूंगा मैं। मतलब चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT। क्या होती है, AT या A1T1। क्लियर है बात? कल के 15 मिनट के टेस्ट में क्या क्या पूछूंगा, एक तो यूनिट्स। क्लियर है बात? चाहे किसी का भी काय में भी रिलेशन। ठीक है ना, और अगला पूछूंगा चार्ज की डायमेंशन। ऑलरेडी बता दे रहा हूँ क्वेश्चन ये पूछूंगा। कम नंबर आने की स्थिति में सुताई होगी, क्या होगी? क्लियर है बात? ठीक है ना, यहाँ आए हो तो मेरा मकसद है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 तुम्हें। क्लियर है बात? ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कई बच्चे मेरे पास यहाँ आकर के पढ़ के गए और अच्छे अच्छे नंबर लाए। चलो 100 आउट ऑफ 100 तो अभी तक नहीं लाया कोई भी, बाकी 97, 98, 99 नंबर तक इसी कमरे में बैठ करके पढ़ के लाए। ठीक है ना, बट वजह यही थी कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ रखता था उनको, ऐसे तो ऐसे ही करना है, और वो भी फॉलो करते थे बराबर। समझ में आती बात है ना। चलो भाई, बाकी गारंटी मेरी है 100 आउट ऑफ 100 लाने की। जैसे बोलूंगा वैसे कर लोगे, ठीक है। अब पेपर वाला ही कुछ ऐसी तैसी करवा जाए, या हो सकता है तुम वहाँ एग्जाम देने बैठो तुम्हारी मेंटेलिटी कुछ चेंज हो जाए वहाँ। ठीक है ना, वो एक अलग बात है। बाकी जो पढ़ा दूंगा उसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं। ठीक है ना, और यहाँ तुम साथ के साथ
जेई की तक प्रिपरेशन भी तुम्हारी होगी, ठीक है ना। मतलब जेई का पेपर भी जब जब भी हो उस पेपर को भी दे के देखना, तुम्हें लगेगा हाँ, ये करवा रखे हैं, वैसे वैसे ही तो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों काम होंगे अपने, ट्वेल्थ का भी काम होगा और जेई का भी होगा, ठीक है ना। मेंस तक का एडवांस तक मैं नहीं लेके जाऊंगा, है ना। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज आती है हमारे पास क्या कि बॉडी को जो है कैसे चार्ज किया जाए, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। मतलब बॉडी मटेरियल से बनती है, तो क्या किया जाए कि मटेरियल के अंदर ये चार्ज नाम की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करने लगे, माहौल बनाने लगे, ऐसा क्या करें अपन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास वो है बेटा हाउ टू, अच्छा उससे पहले एक चीज और जो थोड़ा सा रटने का सेक्शन है, वो है किस पे कितना चार्ज होता है, क्लियर है बात जैसे अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, किस पे चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नेचर होती है नेगेटिव, नेचर कैसी होती है, क्लियर है। इसी तरीके से बात करें चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और नेचर कैसी होती है पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं ये बताओ किस पे चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से किस पे ज्यादा, तो आंसर है दोनों पे बराबर है। ये प्लस माइनस सिर्फ नेचर को बता रहे हैं, या प्लस माइनस का मतलब मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, ऐसा मत समझना प्लस में छोटा है तो भी बड़ा है, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस क्या बता रहे हैं, सिर्फ नेचर, कि जो नेचर के अंदर दो टाइप के चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे ना, उसमें से एक टाइप का किस पे, प्रोटॉन पे, और दूसरे टाइप का किस पे, क्लियर है। तो ध्यान रखना ये प्लस माइनस सिर्फ, प्लस माइनस इज ऑल अबाउट नेचर, प्लस माइनस इज ऑल अबाउट, नॉट अबाउट लेसर और ग्रेटर, नॉट अबाउट लेसर और, प्लस माइनस इज ऑल अबाउट नेचर, ठीक बात। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है प्रोटॉन पे भी उतना उतना ही है, और कितना है दोनों पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, और इतने बड़े नंबर को एब्रीविएट करके कैसे लिख देते हैं अपन, ई। तो आगे से ध्यान रखना ई का मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लिखा जा सकता है माइनस ई, और प्रोटोनिक चार्ज को लिखा जा सकता है प्लस ई, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज की बात करें तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करने के काबिल नहीं है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जैसा माहौल बनाने के काबिल नहीं है, और जब कोई माहौल नहीं बनाएगा तो वो फील भी नहीं करेगा, क्या भी नहीं करेगा वो, समझ में आती है यहाँ तक बात। अरे बोलो जी, सुना होगा ना तुमने कई बार, कोई किसी काम को करता है अपने सामने वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो भाई सामने वाला देता है, तुमने कभी किए हो ये काम तो तुम समझोगे इनको, नहीं बोलते क्या, बहुत सी बार बोलते तुमने कभी किए हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी किए होंगे तो तुम समझोगे, मतलब तुम नहीं समझ रहे इसका मतलब क्या है, तुम उस काम को नहीं करते हो। तो अगर मैं न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, चक्री कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, चक्री करने का मतलब मेरे अकॉर्डिंग में डेविएट कर सकता हूँ। बाकी न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा के मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अगर जा भी रहा होगा और मैंने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा भी दिया तो भी उसके कोई असर नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। अरे क्लियर है क्या, है ना। नेक्स्ट आता है इसके बाद, ये तो चार्ज था, अब थोड़ा सा मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं अपन रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ रेस्ट वर्ड यूज में लिया गया है, मतलब मास जो बता रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन का वो कब बता रहा हूँ, जब वो रुका हुआ है, जब वो, मतलब सर फिर यहाँ क्यों नहीं लिखा आपने रेस्ट चार्ज, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो चार्ज है ना वो वेलोसिटी पे, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर है। जबकि जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पे किसी का मास स्पीड के साथ इस इक्वेशन से वेरी करता है, दिख रही है क्या उसमें,
अरे क्लियर है? इस इक्वेशन से क्या करता है, मास जो है किसी का स्पीड के साथ वेरी करता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो एम नोट है ये क्या है, रेस्ट मास। कौन सा मास है, रेस्ट मास। जो एम है ये कौन सा मास है, ये है मूविंग मास। कौन सा मास है, क्लियर है बात। सी क्या है, तो सी है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे क्लियर है, हम तो इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और v क्या है, उस पार्टिकल की स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल। अरे क्लियर है। अब देखो इस इक्वेशन से क्या पता लगता है कि जैसे जैसे v बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, v²/c², ये रेशो बढ़ेगा। और जैसे ये रेशो बढ़ेगा, 1 माइनस, ये रेशो बढ़ने से माइनस होने वाली टर्म बढ़ेगी, तो माइनस होने वाली टर्म बढ़ेगी तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, घटेगा। और जब डिनोमिनेटर घटेगा तो इसके घटने से क्या होगा, मास बढ़ेगा। अरे क्लियर है। तो सीधा सीधा रिलेशन क्या हुआ कि स्पीड के साथ, स्पीड बढ़ने के साथ मास बढ़ता है। मतलब हमारी स्पीड बढ़ती है तो हमारा मास भी, बट हम ये चीज़ क्या नहीं होती, हम पे लागू नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, बहुत कम है। अरे क्लियर है कि बात। हमारे जो ये राफेल है ना, इनकी भी स्पीड नहीं होती, समझ में आती बात। इसलिए हमारे लिए v²/c² ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट। क्लियर बात भाई, बहुत छोटे नंबर में बहुत बड़े से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगा, जीरो। और ऑलमोस्ट जीरो है तो ये वाला फैक्टर जीरो, ये वाला फैक्टर कितना होगा, 1 - 0 1 होगा, और 1 का रूट। इसलिए हम मोशन में भी होंगे तो भी हमारा मास रेस्ट मास जितना ही होगा। अरे क्लियर है। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल जैसे हल्के हल्के पार्टिकल्स पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। क्यों, क्योंकि वो इतने हल्के हैं कि एफ इक्वल्स टू एम ए के अकॉर्डिंग, ए इक्वल्स टू होता है F/m। वो इतने ज्यादा हल्के हैं कि अगर तुमने एक चाटा जितना फोर्स लगा दिया ना, तो उसमें इतना एक्सीलरेशन आ जाएगा कि वो थोड़ी सी देर में क्या कर लेगा। अरे क्लियर है बात, बहुत ज्यादा स्पीड वो गेन कर लेगा, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो मास है ना, ये स्पीड के साथ वेरी करता है। इसलिए यहाँ पे जो मास मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कब का मास है, जब वो रेस्ट में है। कब का मास है, जब वो, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है बेटा 9.1 × 10⁻11 किलोग्राम। अरे क्लियर है, सॉरी 10⁻31 किलोग्राम। बोलो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है कि बहुत 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 ही कम है, बहुत ही कम है। समझ में आती है बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन। रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन, तो प्रोटोन का जो मास है वो कितना होता है, वो होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर है। आगे बात करें अपन रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के पास भले चार्ज तो नहीं होता पर मास तो होता है, ठीक है ना। जब ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स को बना रहे थे, क्लियर बात, जब उन्होंने ये सारे पार्टिकल्स बनाए और बना के सबको आवाज लगाई, बोला आओ रे आओ रे आओ आओ मेरे बच्चों आओ, ठीक है ना। आज तुम्हें क्या देंगे, मास देंगे। तो जब मास बांट रहे थे ब्रह्मा जी, तब न्यूट्रॉन गया था लाइन में लगा था, उसको मास मिला है, ठीक है ना। पर जब चार्ज बांट रहे थे तो पता नहीं क्या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है ना। इसलिए चार्ज नाम की प्रॉपर्टी उसको नहीं मिली, पर मास नाम की प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन के पास होती है। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो होता है 1.675 × 10⁻27 ऑफ किलोग्राम पर इकर। अब इनमें कंपैरिजन करें, कुल मिला के अभी ये रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने कहीं काम भी नहीं आ रहा है, इस चैप्टर में कहीं काम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हाँ, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, सबके पास मास होता है। और चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास होता है, न्यूट्रॉन के पास नहीं होता है। क्लियर बात। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से किसके पास कम किसके पास ज्यादा, तो आंसर है दोनों के पास बराबर होता है। कितना होता है, एक के पास -e, दूसरे के पास +e, और e का मतलब 1.6 × 10⁻19 ऑफ कूलम। क्लियर है यहाँ तक, है ना। इनमें कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से काफी कम होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना होता है। कितने गुना होता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखोगे
तो न्यूट्रॉन जो है ना वो थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है, बट अप्रोक्सीमेशन जब लगाते हैं, देखो ना इसमें क्या है 1.672, 672, यहाँ 675, तो ज्यादा किसका है, न्यूट्रॉन का ज्यादा है, बट अप्रोक्सीमेशन लगाए इतने कम में क्या कम और क्या ज्यादा, तो आप अप्रोक्सीमेशन जब लगाते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट क्या लेके चलते हैं, बराबर। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न और उठता है कि अभी जैसे अपन बात करेंगे हाउ टू चार्ज ए बॉडी, तो वहां प्रश्न उठेगा इस बॉडी को तो हमने कर दिया चार्ज, पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को किसने किया चार्ज, ब्रह्मा जी ने। ये नेचुरली चार्ज पार्टिकल है, जब इनकी डिस्कवरी हुई, इसे इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन, ठीक है ना। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन। तब इन्होंने जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, ऑलरेडी इनके पास चार्ज था, हमने इनको चार्ज नहीं दिया, ऑलरेडी इनके पास चार्ज था। ये नेचुरली चार्ज पार्टिकल है, ये ब्रह्मा जी की तरफ से ही चार्ज होके आए, इधर से ही चार्ज होके आए, ये इंसानों ने नहीं किया इनको। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। चलो भाई तो ये अपन ने देख लिया किस पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक। अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं अपन हाउ टू चार्ज अ बॉडी, किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाए। तो देखो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, जो हमारे पास आता है वो आता है हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करें, ऐसा क्या करें बॉडी के साथ कि वो क्या करने लगे, चार्ज शो करने लगे, और चार्ज शो करेगी फिर क्या करेगी, वो अपना नॉर्मल बनाएगी, क्या बनाएगी वो, क्लियर बात। तो देखो बात करते हैं यहाँ से, कोई भी बॉडी हो बेटा, क्या हो, कोई भी बॉडी है, बॉडी हमेशा कहीं से बनती है, बॉडी बनेगी हमेशा मटेरियल से, कैसे बनेगी, मटेरियल कहीं से बनेगा, तो मटेरियल बनेगा मोलिक्यूल्स से, कैसे बनेगा, मोलिक्यूल्स से मटेरियल बनेगा, ठीक है ना। और मोलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, एटम से बनेंगे, और एटम कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बात चार्ज की चल रही है, तो न्यूट्रॉन को भी थोड़ी देर के लिए जाने दो, अरे क्लियर है। और हमें पता है यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास तो ऑलरेडी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ही होता है, प्रोटॉन के पास, मतलब बॉडी के पास ऑलरेडी चार्ज, बॉडी के पास ऑलरेडी चार्ज होता है। तो बात आती है फिर होता है तो फिर दिखा क्यों नहीं रही, तो बात वापस वही है कि होता सबके पास पर दिखा था, सब क्या करके रखते, छुपा के रखते, ठीक है ना। तो होता सबके पास है पर दिखा था सब क्या करके रखते, छुपा के। तो छुपा के रखने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि जनरली जनरली क्या देखने को मिलता है कि कोई भी बॉडी है, तो किसी भी बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। किसी भी बॉडी में जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस होता है, प्रोटॉन के पास, इसके पास जितना माइनस इसके पास उतना ही, तो जितना माइनस होगा उतना ही क्या होता है, प्लस होता है, जितना माइनस होगा उतना ही क्या होता है, प्लस। तो जैसे एनी इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में होगा एनी और प्लस में भी होगा एनी, अरे बोलो भाई एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी मान लो एन है, प्रोटॉन भी मान लो, या ऐसे छोड़ो, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो मान लो कोई बॉडी है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस ही, तो 5 इलेक्ट्रॉनों पे और एक प्रोटॉन पे प्लस ही, तो 5 पे, तो अगर मैं कहूँ टोटल करो तो कितना होगा, नेट चार्ज कितना आएगा, 0, और नेट चार्ज 0 आएगा, इस तरह की बॉडी को कहा जाएगा न्यूट्रल बॉडी, क्या कहा जाएगा। तो जनरली होता सबके पास पर दिखाता सब छुपा के रखते, छुपाने के पीछे वजह क्या है कि जनरली बॉडीज में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर के, इसलिए बॉडी में जितना माइनस है उतना ही, इसलिए नेट चार्ज इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, 0, और इस तरह की बॉडी को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल बॉडी। कौन सी बॉडी, समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखो बात करनी है कि यार बॉडी चार्ज शो करने लगे, इसके लिए क्या करें, तो दिक्कत क्या आ रही थी, ये प्लस माइनस बैलेंस हो रहा है, प्लस माइनस क्या हो रहा है,
अगर तुम चाहते हो बॉडी चार्ज शो करे तो ये प्लस माइनस को इम्बैलेंस करना पड़ेगा। प्लस माइनस को क्या करना पड़ेगा? इम्बैलेंस करना पड़ेगा। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। अरे क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है इसको इनबैलेंस करो। तो इसको इनबैलेंस कैसे करोगे? या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो या फिर बाहर से लाके जोड़ो, या फिर इसमें से प्रोटॉन्स निकालो या फिर बाहर से लाके जोड़ो। काम दोनों ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भी ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को भी जोड़ सकते हैं। बट प्रोटॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन का होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाई है। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो नेचर के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड है। तो यहाँ से प्रोटॉन्स को निकालना जोड़ना क्या है? थोड़ा ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, कर सकते हैं, ठीक है, बट ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जबकि बाहर ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में क्या होता है? आसान होता है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो अपन जनरली क्या फॉलो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन। किसका ट्रांजेक्शन? तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन किया जाता है। हालांकि मकसद क्या है हमारा? बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में इनबैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करना। क्या करना? वो इनबैलेंसिंग सिचुएशन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के या प्रोटॉन्स को निकाल के जोड़ के भी कर सकते हैं, बट जनरली हम किसकी तरफ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। क्यों? क्योंकि वो आसान है काम। वो क्या है? क्लियर है? तो अब अपन बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँ ये बॉडी, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, अगर बॉडी में से क्या किए जाते हैं? फ्रॉम बॉडी, बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं तो देखना है, ये मान लो मेरे पास बॉडी थी, इसमें क्या था? पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या थे बेटा? बराबर। अब मैंने इसमें से क्या कर लिए? इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। निकाल दिए तो बता, अभी भी रिलेशन यही वैलिड होगा कि कुछ और होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या हो गए? कम हो गए। क्या हो गए? इसका मतलब इस बॉडी में मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। क्या कर दी? इस बॉडी में क्या हो चुका है? इस बॉडी के अंदर हो चुकी है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है? इसमें डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है ना। अरे क्लियर है? और तो प्रोटॉन क्या हो गए? ज्यादा, तो माइनस कम है और प्लस, तो ये बॉडी क्या शो करने लगेगी? प्लस। क्या शो करने लगेगी? प्लस। और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रखी है, ऐसा शो करने के लिए हम क्या दिखाएंगे? इस पे से प्लस प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे देखना, अभी वापस वही बात, जैसे बॉडी थी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, तो नेट चार्ज क्या था इसका? 0। अब मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 4 इलेक्ट्रॉनों पे कितना होगा? -4 ही, और 5 प्रोटोनों पे प्लस का। अब मैं कहूँ टोटल करो, तो +5 -4 क्या होता है? +1 ही। प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितना आता है? +1 ही। तो अगर 2 निकालूंगा तो +2 ही। तो इस तरीके से ये कोई बॉडी है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो कितना चार्ज आएगा? प्लस का 1 ही। अगर 2 निकालूंगा तो प्लस का 2 ही। 3 निकालूंगा तो, मतलब जितना मैं माइनस का ई निकालूंगा ना उतना ही प्लस का ई दिखने लगेगा। जितना माइनस का ई निकलेगा उतना ही प्लस का ई जो है बॉडी शो करने लगेगी। क्लियर बात? ऐसे अगर मान लो मैं प्रोटॉन्स निकालता, तो प्रोटॉन का मतलब प्लस जाता, प्लस जाता तो फिर कौन हेवी होता? माइनस। तो एक प्रोटॉन निकालता तो प्लस माइनस का 1 ही आता, भाई प्लस ही जाता तो माइनस ही आता, +2 ही जाता तो माइनस का 2 ही आता, +3 ही जाता तो माइनस का। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रोटॉन्स का ट्रांजेक्शन किया जाए, जैसे प्रोटॉन निकाला जाए तो क्या होगा? तो प्रोटॉन जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है? प्लस जा रहा है। प्लस जा रहा है तो बॉडी क्या दिखाएगी? क्योंकि उसके पास तो प्लस माइनस दोनों बराबर था ना। अब जो गया वो कम हो गया, तो जो बच गया वो रहे, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। प्रोटॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्रोटॉन अपना इफेक्ट दिखाएगा। जो उस पे जो चार्ज है बॉडी फिर वैसा ही शो करने लगेगी। समझ आती है बात? क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ तो कितना चार्ज आएगा? प्लस का n ही। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर
इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कर दी जाती है, तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और कहा जाएगा कि जो बॉडी का जो नेट चार्ज है वो ग्रेटर देन 0 है, या फिर ऐसे बोल लो पॉजिटिव है, और बॉडी को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या बोलेंगे बॉडी को, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। बोलो कोई दिक्कत, पक्का, बढ़ाऊं जुलूस आगे, है ना। देखो तो आगे, ये तो था इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं तो यहाँ पे आ जाए इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बॉडी। अगर बॉडी को इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो इधर ये हमारे पास बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, पहले बराबर थे। इसमें मैंने बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दी, तो बोलो ये रिलेशन वैलिड होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए तो, अरे क्लियर है, मतलब इस बॉडी के अंदर क्या कर दिया मैंने कर दिया एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर दिया, तो बॉडी में अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अब क्या होगा, माइनस ज्यादा है और प्लस, तो बॉडी कौन सा चार्ज शो करने लगेगी, माइनस। और ये दिखाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा इसके ऊपर, माइनस माइनस, क्या लगा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। जैसे देखना इधर, मान लो वापस से वही 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन वाली बॉडी थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन में और ले आया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो माइनस का कितना हो गया चार्ज, माइनस का 6 ही, और प्लस का कितना है, तो नेट चार्ज कितना हुआ। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कितना आता है, -1 ही, तो 2 करने पे, तो 3 करने पे। तो इस तरीके से देखा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आएगा -1 ही, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो माइनस का, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो माइनस का, और ऐसे n इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो माइनस का n। कोई दिक्कत समझ में आई। तो आज की कहानी अपन यही खत्म करते हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक अपन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज चार्ज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, व्हाट इज द व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, व्हाट आर द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, व्हाट आर देयर मासेस। क्लियर है बात, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ने बात की हाउ टू चार्ज बॉडी। तो जनरली ऑल दी बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, होता सबके पास पर दिखाता कोई नहीं, सब छुपा के रखते, क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना, जितना माइनस होता है उतना। अरे क्लियर है कि यहाँ तक बात, ठीक है। तो फिर चार्जिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इम्बैलेंसिंग की सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी। वो सिचुएशन पैदा करने के लिए हमने कौन सा रास्ता अपनाया, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस, और जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी प्लस, और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सिस माइनस। क्लियर बात। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल करते हैं अपन बात, ठीक है ना।